नमस्कार दोस्तों, मैं गीता पंत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ उत्तर पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे इससे पहली वीडियो पे हमने गोरखा शासन के पार्ट 1 को पूरा किया था और आज हम आप लोगों के सामने गोरखा शासन के पार्ट 2 को लेकर के हाजिर है। तो इससे पहले वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, तो उसका राइट ऑप्शन होगा मुनाल, ऑप्शन नंबर सी। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, तो जरूर कमेंट करिएगा कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है और इसे मान्यता कब प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो बात करते हैं उत्तराखंड के पार्ट 2 की। ठीक है, तो देखिएगा कि पार्ट 2 में हम आज क्या पढ़ेंगे, चंद वंश के राजनीतिक स्थिति को पढ़ेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले वीडियो में ये तो बताया था कि चंद वंश पर गोरखाओं ने कब आक्रमण किया था और उसके बाद पवार वंश पर कब आक्रमण किया था, लेकिन आज हम इसकी राजनीतिक स्थिति को पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जिस टाइम पर गोरखाओं का शासन चंद वंश में हुआ था, उस टाइम पे जो वहां का शासक था वो कौन था, महेंद्र चंद्र वहां का शासक था। ठीक है, और जो 1788 में हर्षदत्त जोशी वहां का एक विशेषज्ञ था जो उसकी हत्या कराना चाहता था और स्वयं वहां का शासक बनना चाहता था, वहां का राजा बनना चाहता था। लेकिन चाचा लाल सिंह जो थे, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था महेंद्र चंद्र को राजा बनाने में। ठीक है, तो उन्होंने हर्षदत्त जोशी को यहाँ से चंद वंश से भगा दिया किसी, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो हर्षदत्त जोशी होता है ये पवार राज्य में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ये पवार राज्य में शरण तो लेता है, लेकिन वहां पर भी इसका जोर शोर से विद्रोह होता है, जिस कारण से उसे पवार राज्य को भी छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद ये क्या चला जाता है, बरेली चला जाता है। वहां के सूबेदार मिर्जा मेहंदी अली बेग के पास क्या करता है, आश्रय लेता है। कुछ टाइम तक तो ये वहीं पे रहता है, तो पर इसके मन में अभी भी है कि मैं चंद का शासक बनूं, वहां का राजा बनूं, इसके मन में अभी भी है। तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं कौन, गोरखा राजा बहादुर शाह जो अभी वहां का शासक है, वो क्या करता है, उसकी मदद के लिए आगे आता है और उसे ये आश्वासन दिलाता है कि वो उसकी वहां का राजा बनने में या फिर शासक बनने में मदद कर सकता है और प्रद्युम्न चंद्र को महेंद्र चंद्र को मारने में भी क्या कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो होता है तो इन लोगों के बीच क्या होता है, एक समझौता होता है जिसमें जो बहादुर शाह होता है वो हर्षदत्त जोशी को वहां का राजा बनाने के लिए, चंद राज्य का अधिकार देने के लिए उनके बीच में क्या हो रहा है, एक समझौता हो रहा है। और क्या करता है, हर्षदत्त जोशी गोरखाओं की क्या करता है, बहुत मदद करता है। ठीक है, तो हर्षदत्त जोशी वहां का एक विशेषज्ञ है जिसे वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी पता है और वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता है। ठीक है, वो वहां की सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानता है, तो फिर इस कारण से गोरखाओं को इस हर्षदत्त जोशी से बहुत मदद मिलती है, जिससे वो क्या होते हैं, गोरखा चंद वंश पर आक्रमण करने में सफल भी होता है। शायद हर्षदत्त जोशी उनकी मदद ना करता तो शायद वहां की स्थिति इतनी अनुकूल भी ना होती आक्रमण करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढावे, तो यही चीज है। यहाँ पे भी हर्षदत्त जोशी ने वही काम किया था। जिस तरह से जब रामलीला तो सबने देखी होगी, तो फिर रामायण सभी ने देखी होगी, तो वहां पे क्या होता है कि विभीषण जो होता है राम जी की मदद से क्या करता है, राम जी को मदद दे करके राम जी द्वारा क्या होता है कि किसे मार गिराया जाता है, रावण को। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हर्षदत्त जोशी क्या कर रहा है, वह यहाँ पे विभीषण का काम कर रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, गोरखाओं की मदद कर ली और गोरखा यहीं से इसी की मदद के द्वारा चंद वंश को क्या कर पाए थे, जीत भी पाए थे। ठीक है, उस टाइम पे जो चंद वंश का जब गोरखाओं की सेना का जो नेतृत्व करते हैं वो हैं चौतरिया बहादुर शाह, जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा और सुखवीर थापा। इनके द्वारा क्या की जाती है, मदद की जाती है, नेतृत्व किया जाता है सेना का। ठीक है, क्या किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। और इसी के बाद जब इनके बीच में युद्ध होता है तो चंद जो राजा होता है वो अभी इतना अच्छा नहीं है युद्ध में, कि वो अभी युद्ध की हालत में नहीं था कि वो अभी इतना बड़ा युद्ध कर पाता, तो वो क्या होता है, वहां से भाग जाता है। ठीक है, जिसमें मोहन चंद्र और उसके जो चाचा होते हैं लाल सिंह, वो क्या हो जाते हैं, तराई क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, ये लोग क्या हो जाते हैं, तराई क्षेत्र में भाग जाते हैं। और अब क्या हो रहा है, चंद राज्य में भी क्या हो गया है, कुमाऊं राज्य में भी क्या हो गया, गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये इस प्रकार से गोरखाओं द्वारा कुमाऊं पे आक्रमण किया गया और
इसके बाद वो क्या करते हैं, पवार वंश। ठीक है, अब पवार वंश की बारी है। तो क्या होता है कि अब इस टाइम पे पवार वंश की राजनीतिक स्थिति क्या थी, जिस कारण से गोरखा पवार वंश में भी शासन करने में सफल होते हैं। ठीक है, अभी तक तो क्या था कि पवार वंश में शासक बहुत अच्छे थे, जिनकी वजह से भी यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं आ पाई जिसके कारण कोई अन्य राजा यहाँ पर क्या हटा सके, पवार वंश का या फिर पाल वंश का शासन को हटा सके। लेकिन अब क्या हो रहे हैं, कमजोर राजा आते जा रहे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे शासक था प्रद्युम्न शाल था, ये भी क्या था, एक कमजोर राजा था। ठीक है, कमजोर शासक था जो कि सत्ता का इतना अच्छा ज्ञाता नहीं था। उसका सौतेला भाई है पराक्रम शाह, जो उसे गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर अब उनका क्या है, अपने राज्य के अंदर ही विद्रोह चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में तो किसी बाहर वाले का आना जायज है, कोई भी बाहर वाला आकर के कर सकता है, फूट डाल सकता है और क्या कर सकता है, आसानी से आक्रमण कर सकता है। जब अपने राज्य के अंदर उनके अपने घर के अंदर खुद अच्छी चीज नहीं चल रही तो बाहर वाला तो आएगा ही। तो फिर यहाँ पर भी वही चल रहा है। तो क्या होता है, और दूसरी चीज ये होती है कि इनके जो राज्य होते हैं, इनके राज्य पे हर टाइम पे रोहिलों, सिखों और गुज्जर और राजपूतों का क्या हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। वो क्या करते हैं, खूब सारी लूटपाट करते हैं, लूटपाट करके चले जाते हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह से रोहिल, सिख, गुज्जर और राजपूतों का भी यहाँ पे लूटपाट करने में ये पीछे नहीं है और यहाँ की जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ होता है कि एक आंकड़े के अनुसार ये क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो लूटमार करते हैं ना, वो दून क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, तो फिर एक आंकड़े के अनुसार जो दून की आय है वो 1 लाख से घट करके कितनी हो जाती है, 800 रुपए वार्षिक हो जाती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, राजकोष रिक्त होने की स्थिति में आ गया है। यहाँ की जो सैन्य स्थिति है वो क्या है, दयनीय है। अब किसी सामान्य आक्रमण से अब इन लोगों के पास क्या है, कोई सामान्य आक्रमण, क्योंकि अब यहाँ पे क्या देखिए, राजकोष रिक्त हो चुका है, सैन्य स्थिति दयनीय है। इसका मतलब जब सैन्य स्थिति ही कमजोर हो गई है तो फिर कोई कैसे युद्ध लड़ सकता है। अगर आपकी सेना ही ठीक नहीं है तो आप कैसे युद्ध लड़ेंगे, सेना के बल पर ही तो युद्ध लड़ा जाएगा। अब जब सेना ही ठीक नहीं है तो युद्ध कैसे लड़ेंगे, तो सैन्य स्थिति दयनीय है। अब क्या हो रहा है, ये किसी भी युद्ध को लड़ने की स्थिति में नहीं है। इसी चीज का फायदा किसको मिलता है, गोरखाओं को मिलता है। तो देखिएगा, गोरखा क्या आ जाते हैं, आक्रमण के लिए आते हैं। तो लंगूरगढ़ पर इनका पहले तो स्टार्टिंग में तो जब इनकी सेना द्वारा युद्ध लड़ा जाता है तो उस टाइम पे सेना ठीक ठाक है, उस टाइम पे युद्ध लड़ने की स्थिति में है और ये क्या कर रहे हैं, अच्छे से युद्ध भी लड़ रहे हैं, इनका युद्ध बहुत अच्छा चला। लेकिन होता है, और ये जब लंगूरगढ़ पे यहाँ की सेना पहुंचती है, गोरखाओं की सेना पहुंचती है, तो इसका भी डट कर सामना करता है और इन लोगों ने लंगूरगढ़ से आगे गोरखाओं की सेना को आने भी नहीं दिया। और जब ये पवार वंश पे गोरखा क्या करते हैं, आक्रमण करने के लिए आए होते हैं, तो उस टाइम पे हो ही जाते हैं कि नेपाल पर चीन के द्वारा आक्रमण कर लिया जाता है। तो इस कारण भी गोरखाओं को वहां पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि सैन्य शासन है तो उनका जाना भी जरूरी है। तो फिर ये क्या करते हैं, वहां पे पहले तो ये लंगूरगढ़ पर डेरा डाल लेते हैं, लेकिन अब प्रद्युम्न साहब को भी पता है कि हम अभी बहुत कमजोर पड़ चुके हैं, वो वैसे ही कमजोर शासक है और फिर वैसे भी वो कमजोर, उनकी जो सेना है अब धीरे धीरे करके, जब उनके पास राशन भी नहीं है, खाने के लिए भी चीजें नहीं है, अब उनके पास जब राजकोष रिक्त है तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो इस स्थिति में क्या है, सेना की स्थिति भी ठीक ठाक अब नहीं है। तो फिर क्या कर देते हैं लोग, 1792 में क्या कर देते हैं, श्रीनगर की संधि कर देते हैं। शायद अगर चीन के द्वारा नेपाल पे आक्रमण नहीं किया जाता तो हो सकता था कि उसी टाइम पर जो गोरखा थे, बाद में हो सकता था कि वो उसी टाइम पे पवार वंश पे क्या कर लेते, पवार यहाँ गढ़वाल पे आक्रमण कर लेते और वहां का शासन अपने अधीन कर लेते। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वो वहां पे आक्रमण नहीं कर पाए और लंगूरगढ़ से क्या कर दिया, ये वापस चले गए। लेकिन जाते जाते वो क्या कर गए, श्रीनगर की संधि कर गए। तो फिर क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर की संधि कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1792 में। किस किस के बीच हुई थी, गोरखाओं के बीच और पवार वंश के बीच। उस टाइम पे शासक कौन था, प्रद्युम्न शाह वहां का शासक था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि पवार राजा, अब देखिए इस जो श्रीनगर संधि है इस पर शर्तें क्या क्या है कि पवार राजा द्वारा नेपाल की अधीनता स्वीकार। अब क्या हो रहा है, पवार जो राजा है वो क्या कर ले रहा है, नेपाल की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और इसके साथ ही एक नेपाली
प्रतिनिधि दरबार में रखना अब उनके लिए क्या है, अनिवार्य है। और इसके साथ तीसरी शर्त होगी कि उनको 3,000 रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक कर के रूप में देना पड़ेगा। और बाद में बढ़ा करके 9,000 कर दिया गया था। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये जो कर था ये 25,000 तक था। ठीक है, तो अब देखना, जब इनका चीन नेपाल युद्ध भी बहुत टाइम तक नहीं चल पाया था, वो बहुत जल्दी समाप्त हो गया था। तो उसके बाद क्या होता है, जब इनकी स्थिति ठीक हो, गोरखाओं का जब युद्ध वगैरह वहां सब कुछ ठीक हो जाता है, तो ये क्या कर देते हैं, जो इन्होंने संधि करी है ये क्या कर देते हैं, उससे मुकर जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं देखिएगा, जब नेपाल चीन मामला सुलझा तो गोरखा सेना द्वारा संधि का उल्लंघन शुरू। अब क्या हो रहा है, जैसे ही नेपाल और चीन का मामला सुलझ रहा है, वैसे क्या हो रहा है, इनके द्वारा संधि जो भी इन्होंने की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि पवार राजा को नेपाल का क्या करना पड़ेगा, अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, एक नेपाली प्रतिनिधि अपने दरबार में रखना पड़ेगा, 3,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में भी देना पड़ेगा, और उससे बाद में 9,000 कर दिया गया था। तो इन संधियों का भी उल्लंघन कर दिया गया। और क्या कर रहा है, वो असफल प्रयास कर रहा है। किस चीज के प्रयास कर रहा है, यहाँ पे आक्रमण करने के, यहाँ की अधीनता अपने अधीन कर, यहाँ की शासन को अपने अधीन करने के। ठीक है, तो अब देखना, राज्य की जनता को कैद और दास दासियों को बेचना। अब ये क्या करते हैं कि वहां की जो राज्य है, कहीं भी युद्ध हो चाहे कुछ भी होता है, तो क्या होता है, राज्य की जनता पिसती है हमेशा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जनता को कैद कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, साथ में जनता को कैद तो करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, जिस जनता को कैद कर रहे हैं, दास बना रहे हैं, उन्हीं दास दासियों को क्या कर देते हैं, कहीं कहीं बेच भी देते हैं। ठीक है, 1803 तक राज्य की स्थिति क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। प्राकृतिक प्रकोप चल रहे थे, जैसे उस टाइम पे 1803 के टाइम पर बहुत भयंकर भूकंप आया था, जिससे वहां पे बहुत नुकसान भी हुआ था। तो प्राकृतिक प्रकोपों का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही 1803 पर आक्रमण, श्रीनगर पर अधिकार, प्रद्युम्न शाह भाग गया। अब क्या होता है, 1803 पर स्थिति का लाभ उठाते हुए गोरखा क्या कर देते हैं, 1803 पर पवार वंश पे क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और इसी के साथ क्या हो जाता है, श्रीनगर पर जिनका अधिकार हो जाता है, और यहाँ से प्रद्युम्न शाह जो वहां का शासक था वो क्या हो जाता है, भाग जाता है। ठीक है, 1804 में गोरखा और पवार राज्य की सेना के बीच क्या होता है, निर्णायक युद्ध होता है। ठीक है, कहां पर होता है, खुरबुड़ा नामक स्थान पर होता है। ठीक है, किस जगह पे, खुरबुड़ा नामक स्थान पर क्या होता है, गोरखा सेना और पवार राज्य के बीच में युद्ध। ठीक है, तो जिसमें विजय कौन हुआ था, गोरखा सेना हुई थी। और इसके बाद यहाँ से पवार वंश हट गया था, और कौन आ गए थे, यहाँ गोरखा आ गए थे। ठीक है, तो इसके बाद जो प्रद्युम्न शाह है, बाद में वो मारा जाता है। अब उत्तराखंड पर पूरा किसका अधिकार हो गया है, गोरखाओं का अधिकार हो गया है। गोरखाओं ने यहाँ लगभग 24-25 साल क्या किया था, अधिकार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लोग जो गोरखा शासन है उसको घृणा से गोरख्याल भी कहते हैं। ठीक है, गोरख्याल भी कहा जाता है गोरखा शासन को, क्योंकि उन्होंने वहां पे बहुत सारे अत्याचार किए थे। उन्होंने उत्तराखंड की जनता पे अत्याचार किए, नए नए कर लगाए, लोगों को दास बनाया और उनको बेचा भी था। ठीक है, तो इस कारण से लोग गोरखाओं को बहुत कम पसंद करते थे। गोरखा यहाँ पे रहे बहुत कम समय था, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड की जनता पर जितना अत्याचार किया वो बहुत ज्यादा था। उतने कम शासन में भी उतना अत्याचार लोगों के लिए बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो फिर प्रद्युम्न शाह भाग गया, फिर बाद में वो मारा भी जाता है, और गोरखा क्या जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्या होता है कि जो हर्षदेव जोशी होते हैं, हर्षदेव जोशी के साथ क्या होता है कि वो हर्षदेव जोशी को भी नहीं छोड़ते और क्या कर देते हैं, उसे बंदी बना देते हैं। ठीक है, किसी तरह तो बाद में भाग जाता है, लेकिन वो क्या हो जाता है, पहले बंदी बना दिया जाता है। अब देखिए क्या होता है, अब गोरखाओं का जो शासन है वो कहाँ तक हो गया है, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल और सिक्किम में क्या हो गया, गोरखाओं का ही अधिकार हो गया है। ठीक है, अब गोरखा इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो हर टाइम पे तराई क्षेत्र में लूटपाट करते हैं। ठीक है, और वहां की जनता को खूब सारा परेशान करते हैं। तो इससे अब, और साथ में क्या हो गया था कि जो गोरखाओं की सीमा थी वो अंग्रेजों से लगने लगी थी, अंग्रेजों की सीमाओं से लगने लगी थी, और वो वहां भी क्या करते थे, लूटपाट करते थे, और उन्होंने वहां बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ था, जिससे अंग्रेज भी क्या थे, आतंकित थे। ठीक है, अंग्रेज भी क्या थे,
आतंकित थे। तो अब क्या होता है, गढ़ राजा सुदर्शन शाह, ठीक है, गढ़ राजा सुदर्शन शाह ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को, ठीक है, मदद के लिए बुलाते हैं। किसकी मदद के लिए? गढ़वाल और कुमाऊं की मदद के लिए, ठीक है, ताकि वो गढ़वाल राज्य को मुक्त करा सके। तो फिर इसी के साथ क्या होता है कि गोरखाओं को पराजित करने के लिए अंग्रेजी सेना आती है और गढ़वाल राज्य को, गोरखाओं को पराजित भी करती है और साथ में क्या करती है, मुक्त भी कराती है, ठीक है। अब क्या है, अब जो उत्तराखंड में कहां पर शासन है, उत्तराखंड में अब गोरखाओं का सिर्फ कुमाऊं में शासन है, ठीक है। अब गढ़ राज्य को आतंक से मुक्त करा चुकी है अंग्रेज। अब क्या होता है, कर्नल निकोलस और कर्नल गॉर्डनर ने क्या किया, 1815 में क्या करते हो, कुमाऊं के अल्मोड़ा को और जनरल ऑक्टरलोनी, कौन, ऑक्टरलोनी, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, इन्होंने 18 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीत लिया। किसका किला? मलाव का किला। अमर सिंह थापा से, ठीक है। अमर सिंह थापा कौन था? सैन्य प्रशासन का प्रमुख था ना ये भी। तो फिर इन लोगों से क्या किया इन्होंने, मलाव का किला जीत लिया, ठीक है। 27 अप्रैल 1815 को जो कर्नल गवर्नर होते हैं और जो नेपाली गोरखा शासक बाम शाह होते हैं, इनके बीच क्या होती है, संधि होती है, ठीक है, जिसके तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। पहले अभी देखिएगा कि गोरखा अंग्रेजों का आमना सामना गोरखपुर के बुटवल में हुआ। ये गोरखपुर का जो बुटवल है ये भारत नेपाल सीमा के पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका आमना सामना होता है, जिसमें जो अंग्रेज होते हैं अपने 4 जनरल लोगों को अलग अलग स्थानों पर गोरखा आक्रमण हेतु भेजते हैं और वहां पे लोग क्या करते हैं, भेजते हैं और उनकी सेना को चारों ओर से घेरने के लिए इन जनरलों को भेजा गया, ठीक है। तो जो ये युद्ध होता है इनके बीच, ये खलंगा युद्ध, नाला पानी या फिर नालागढ़ युद्ध भी से कहा गया है, ठीक है। तो फिर बाद में ये लोग जीत जाते हैं और बाद में जब 1815 में इनके बीच में, इसके बाद क्या होती है, संगौली की संधि होती है, ठीक है। संगौली कहाँ पर है? चंपारण में। चंपारण कहाँ पे है भारत में? बिहार में, ठीक है। चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो फिर जब अमर सिंह थापा हार जाते हैं तो गोरखा और अंग्रेजों के मध्य क्या होती है, संगौली की संधि होती है, ठीक है ना। लेकिन होता है कि संगौली संधि में नेपाल सरकार नहीं मानती है, ठीक है। नेपाल सरकार कहती है कि हम इस संधि को नहीं करेंगे। तो फिर बाद में अंग्रेजों ने क्या कर दी थी, वहां पे चढ़ाई कर दी थी। तो फिर बाद में 4 मार्च 1816 को संगौली की संधि को मान्यता मिली थी। हुई जो संगौली की संधि थी वो 1815 में थी, लेकिन इसको मान्यता कब मिली थी? 4 मार्च 1816 को, ठीक है। तो फिर बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया है क्वेश्चन की संगौली की संधि, और इसके अलावा पवार वंश का अंतिम शासक भी पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ बात करते हैं, जो संगौली की संधि थी ये कब हुई थी? 1815 में हुई थी, ठीक है। मान्यता कब मिली थी? 1816 में। तो इसमें क्या क्या कहा गया था? इसमें उत्तराखंड गोरखा शासन को समाप्त करने की बात कही गई थी और इसके साथ ही क्या कहा गया था कि सिक्किम का भी समाप्त करने की। और दूसरा कहा गया था कि नेपाल में अंग्रेजों की एक रेजिमेंट होगी, ठीक है, और अंग्रेजों की सेना में गोरखा शामिल होंगे, सिक्किम में गोरखा शासन समाप्त। क्या क्या था? उत्तराखंड में शासन समाप्त, दूसरा नेपाल में अंग्रेजों की एक रेजिमेंट होगी, इसके साथ ही अंग्रेजों की सेना में गोरखा के जो लोग होंगे वो सेना के रूप में काम करेंगे, और सिक्किम से गोरखाओं का शासन समाप्त। इसके साथ ही एक लास्ट चीज, कालकोठरी की घटना भी यहाँ हुई थी। क्या बात है कि जब गढ़वाल की जनता बहुत ज्यादा आतंकित हो गई थी, वो गोरखाओं का शासन को नहीं सह पा रही थी, तो वहां पे कुछ लोग, वहां की कुछ जनता इकट्ठा होती है और वो क्या कर देते हैं कि गढ़ जनता गोरखों को जोशीमठ में
कुछ गोरखा सैनिकों को क्या कर देते हैं, एक कमरे में बंद कर देते हैं। तो इसी को कहा गया है कालकोठरी की घटना। तो फिर क्या हो गया, कैसे 1790 के आसपास गोरखा उत्तराखंड में आते हैं, ठीक है, गोरखा कहाँ आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं। और इसी के साथ 1815 में अंग्रेजी और गोरखा संधि के बाद क्या हो जाता है, गोरखा हमेशा के लिए उत्तराखंड से चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। इसके साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।